नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में। और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, हर शुक्रवार की तरह आज भी शुक्रवार है और आज हम बात करने जा रहे हैं आपके सवालों के बारे में। जी हाँ, आज है Q&A सेशन। जो व्यूअर्स हमें अभी जुड़ रहे हैं, हमसे अभी जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि हर शुक्रवार को डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम में होता है Q&A सेशन, जिसमें हम जो हमारे साथ डॉक्टर साहब रहते हैं MBBS और इसके साथ ही कॉन्शियसनेस कोच हैं डॉक्टर एस रंजन जी, तो उनसे हम जानते हैं आप ही के सवालों के जवाब। तो मैं उनको बोलना चाहूंगी कि जो भी व्यूअर्स अभी हमें देख रहे हैं, यदि आपके मन में भी कोई सवाल है आपके हेल्थ से रिलेटेड, तो आप भी हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। और जब भी आप अपना सवाल भेजें तो अपने शब्दों में अपने सवाल को लिखें, अपनी समस्या को अपने शब्दों में लिखें। इसके साथ ही अपना नाम और अपनी उम्र बताना ना भूलें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं सवाल जवाब श्रृंखला को, लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर एस रंजन जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है PMC हिंदी चैनल पर। नमस्ते सर, हम ये सवाल जवाब श्रृंखला शुरू कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे सवाल हैं और वक्त लिमिटेड रहता है। फिर हमारे कुछ व्यूअर्स जिनके सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं वो थोड़े निराश हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है डॉक्टर विदिशा जी का। इनका कहना है कि इनको बैक में स्पैज़म की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये मूव भी नहीं कर पा रही हैं। इसके साथ ही जानना चाहती हैं कि क्या कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिसके द्वारा इनको स्पैज़म में रिलीफ मिल सकता है। बिल्कुल है। देखिए, जो स्पैज़म होता है हमारे शरीर में, कहीं भी स्पैज़म हो तो ये मसल का जो खिंचाव हुआ अचानक से, ये मसल मसल खुद भी यांग में आते हैं, ये यांग एक्सेस मानते हैं। तो यांग एक्सेस को यहाँ पे हमें कंट्रोल करना है। पैर में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। अगर हम LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सिडेट करते हैं, मतलब सिडेट करने के लिए हमें लगातार दबा के रखना होता है। आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट। आप इस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को समझ लें और जब भी आपको कहीं स्पाज़म लगे उस समय किसी दूसरे से या नहीं तो खुद से आप LV3 को दबा कर रखें। 1 मिनट तक सिडेट करना है। अगर आप इस LV3 को लगातार दबाव देते हैं, लगातार दबाव देने की प्रक्रिया को सिडेशन कहा जाता है। तो जब सिडेट करते हैं तो उससे चीज जो है, वहां की जो लोकल पॉइंट की ऊर्जा जो है वो कम होती है और इससे स्पाज़म में रिलीफ मिलेगा। तो जिस समय स्पाज़म हो उस समय करना है। और इसके अलावा भी जब भी तकलीफ हो तब रेगुलर बेसिस पर LV3 को सिलेक्ट करते रहेंगे तो स्पाज़म की प्रक्रिया नहीं होगी। एक्यूप्रेशर के साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा माना जाता है कि विटामिन B हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो विटामिन B को अगर हम लेंगे तो यहाँ पर सप्लीमेंट पे प्रेफर नहीं करता। जो नेचुरल वे में अगर हम विटामिन B ले सके, B12, तो फर्मेंटेड मिलेट्स में विटामिन B12 होते हैं, स्प्राउट्स में विटामिन B12 होते हैं। तो अगर हम विटामिन B12 की मात्रा को अपने शरीर में रखेंगे तो ये स्पाज़म की प्रॉब्लम पहले कम होगा और फिर धीरे धीरे बंद हो जाएगा। सर, तो जो व्यूअर्स अभी हमें देख रहे हैं, मैं समझना चाहूँगी उनके लिए भी हो सकता है कि स्पैज़म की प्रॉब्लम उनको भी हो लेकिन वो समझ ना पा रहे हो। तो स्पैज़म में आखिर होता क्या है, ये समझना चाहूँगी। मसल जो है वो नाड़ी खिंचती है, मसल में खिंचाव होती है और अचानक से दर्द उठता है और थोड़े कुछ सेकंड के लिए आदमी जो है बहुत तिलमिला जाता है, छटपटा जाता है और कोई स्पेसिफिक कारण पता चलता नहीं ऐसा क्यों हुआ। जो हो रहा है वो कभी सोते सोते, बैठे बैठे, चलते चलते, कभी भी कहीं पर भी हो जाता है। रात में सोते हुए कुछ लोग हो जाता है और फिर रात की नींद कुछ देर के लिए काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है ना। तो यहाँ पर अगर विटामिन हमारे शरीर में पर्याप्त हो और टेम्परली लोकली हमें LV3 को सिलेक्ट करेंगे तो ये बहुत इजीली कंट्रोल हो जाता है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वीकनेस या कुछ विटामिन की कमी की वजह से समस्या सामने आ जाती है। तो हमें अपनी डाइट पर ध्यान रखना है, इसके लिए हमें LV3 पर काम करना है। सर, इसके साथ ही पूछना चाहूंगी कि क्या कोई कलर थेरेपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या इसमें? क्योंकि ये जब स्पाज़म होता है तब ये एक्यूट कंडीशन है ना। तो उस समय तो हमें कलर का इफेक्ट कई घंटों में आएगा। एक्यूट कंडीशन में जब जिसमें दर्द हो रहा है उस समय हम वहाँ पर कलर थेरेपी का फायदा नहीं ले सकते। कलर थेरेपी का फायदा क्रोनिक केसेस में ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो विटामिन B12 को बढ़ाने की बात है, अगर SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर पीला रंग लगाया जाए तो वो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन अधिक अच्छा होता है।
तो SP4 पर हम येलो कलर लगा सकते हैं। SP4 एक दूसरा पॉइंट है जो हमारे पैर के, आपको चित्र दिखाया जा रहा है, पैर के गोरा और सांवला जो हिस्सा होता है उसके जंक्शन पे ये SP4 होता है। जो लाल रंग का गोला है वो SP4 है। तो SP4 पे दबाने से, वहां पर पीला रंग लगाने से शरीर में न्यूट्रिशनल जो भी न्यूट्रिशन हम लेते हैं वो ठीक ठाक रहेगा। सिर्फ विटामिन B12 नहीं, हर एक तरह का न्यूट्रिशन बॉडी में अच्छा रहेगा। तो विटामिन B अगर हमारे शरीर में पर्याप्त हो तो फिर ये समस्या कम होती है। सर, क्या यहाँ पर कोई मानसिक कारण भी है समस्या का? बिल्कुल, मानसिक कारण तो हर एक रोग में है। जब हम अपने आप को लाचार समझते हैं कि मेरे जीवन में कमी है, मेरा जीवन ठीक नहीं है, अगर ऑल इज वेल अफर्मेशन हम करते रहें कि जो भी होता है वो भगवान की मर्जी से होता है, भगवान के कंट्रोल में है, कहीं भी कुछ गलत नहीं है, जहां पे हमको जो गलत लगता है उसके पीछे भी हमारे कुछ सीखने के लिए या धैर्य बढ़ाने के लिए कुछ चीजें होती है। तो अगर हम ऑल इज वेल अफर्मेशन करते रहेंगे, जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है, जो भी हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है, एवरीथिंग इज इन डिवाइन कंट्रोल, एवरीथिंग इज डिवाइन रिदम। जब हम ऐसा अफर्मेशन करेंगे, जब हम डिवाइन विल से पॉजिटिवली फुल्ली अलाइन हो जाएंगे, तो यह भी हमें हेल्प करने में, हील करने में हेल्प करेगा। सर, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, क्योंकि कंट्रोल में तो सृष्टि के में है, ब्रह्मांड के में है, यहाँ एक शक्ति तो है जो सब चीज़ों को चला रही है। और जब हम खुद को ज़्यादा करने लगते हैं कि हमारे कंट्रोल में या हमारे हिसाब से चीज़ें हों, तो कहीं ना कहीं वो समस्या, उसकी वजह से स्ट्रेस जब वो नहीं होता है तो फिर वो किसी ना किसी बीमारी के रूप में बाहर आता है। बिल्कुल सही बात। तो सर, हम यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी डॉक्टर विनीशा जी से कि जैसा कि आपने बताया कि हमें LV3 पर काम करना है, नेचर से जुड़ना है, और इसके साथ ही हमें जो मिलेट्स हैं उनका सेवन करना है, तो ये समस्या कम हो जाएगी। और अपने विटामिन्स का जो इंटेक है वो भी अच्छा करना है, हेल्दी डाइट आपको रखनी है। तो इसी के साथ आशा करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप दोबारा अपना सवाल हमें भेज सकते हैं, और जो आपको समस्या है उसमें आपको जो भी कन्फ्यूज़न अभी आ रहा है, जो जवाब सर ने दिया है उसके साथ अपना दोबारा से सवाल लिख करके भेजें, आपकी सहायता एक बार फिर की जाएगी। तो उसी के साथ बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मीना जी का। इनके हाथ की हथेलियों में और पैर के जो पंजे हैं या पैर का जो तलवा है वहाँ पर सोराइसिस और एलर्जी हो गई है, तो उस पर जानना चाहूँगी और पहले समझना चाहूँगी कि सोराइसिस क्या होता है। देखिए, सोराइसिस एक स्किन की बीमारी है और इनको भी पिक्चर क्लियर नहीं है कि सोराइसिस से एलर्जी है जी। यहाँ पे जो भी बात है, स्किन जो है वो लुई हे का यहाँ पे जो अफर्मेशन का है, हमारी इंडिविजुअलिटी को दर्शाता है। जब हम खुद से प्यार नहीं करते, जब हम खुद को वैल्यू नहीं करते, तो स्किन की प्रॉब्लम आती है। तो जो भी बात है, स्किन की प्रॉब्लम तो है, सोराइसिस हो या एलर्जी हो या कुछ और हो, तो अपने सेल्फ लव पे यहाँ पे काम करना इनको फायदा रहेगा। सेल्फ लव का अफर्मेशंस मिरर वर्क से कर सकते हैं। आईने के सामने जब भी जाए, आप खुद से खुद को देखते हुए बोले मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद को पूरी तरह से प्यार करती हूँ, आई लव माई सेल्फ। जब सेल्फ लव का अफर्मेशंस आप बार बार बोलेंगे, करेंगे, तो स्किन के ओवरऑल हेल्थ को यह बेहतर करने में हेल्प करेगा। स्किन की प्रॉब्लम तलवे में हो या हथेली में हो या शरीर में कहीं भी हो, ये सेल्फ लव अफर्मेशन हेल्प कर सकता है। और अफर्मेशंस के अलावा हम यहाँ पर बॉडी लेवल पर डिटॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। शरीर में कहीं भी कोई भी अनवांटेड चीजें जो शरीर से बाहर निकल जानी चाहिए लेकिन वो रुकी रह जाए, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी बनती है। तो अगर आप डिटॉक्स को समझेंगे, डिटॉक्स पे हमने कई बार बात करी है। मुख्य रूप से बात होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग की। 14 से 16 घंटे का फास्ट हम ले, हम हेल्दी फूड ले, घर का भोजन ले, सीरियल्स को कम ले, फल और सब्जियों को अधिक ले, जूस, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, सूप, लिक्विड डाइट पर अधिक रहे, तो ये हमें डिटॉक्स करने में मदद करता है। और डिटॉक्स करने से आपका स्किन ठीक होता है। नेचुरोपैथी के अंदर आप इस डिटॉक्स के कई सारे मेथड और भी प्रयोग किए जाते हैं। इनिमा होता है, लीवर क्लिंज होता है। तो अगर आप किसी नेचुरोपैथ के संपर्क में आकर डिटॉक्स के डिफरेंट आप टेक्निक से करना चाहें, तो वह भी आपको हेल्प करेगा। जितना आप डिटॉक्स करेंगे उतना आपका स्किन जो है वो बेहतर हो जाएगी।
सर मैं आपसे वही एक बार फिर पूछना चाहूँगी कि ये जो सोराइसिस है और एलर्जी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये सोराइसिस है या एलर्जी है? देखिए, एलर्जी का मतलब क्या होता है हम समझे। एलर्जी जो होती है वो किसी एलर्जन की वजह से होती है। एलर्जन कोई भी कुछ भी चीज़, किसी को प्याज से एलर्जी होती है, किसी को मूंगफली से एलर्जी होती है, खाने की चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, किसी को छूने की एलर्जी हो सकती है, सांस में जो डस्ट जाता है उससे किसी को एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है ना। तो एलर्जी, जब भी हम एलर्जी बोलेंगे, इसका मतलब है कि किसी कोई पार्टिकुलर चीज़ को छूने से या किसी को से वो तकलीफ बढ़ती है। अगर ऐसा कुछ नहीं है फिर तो वो एलर्जी नहीं है। अगर वो 12 महीने 24/7 अगर सेम रहता है तब तो वो एलर्जी नहीं है। एलर्जी होगा तो हमें पता है, यह भी चलेगा कि किस चीज से एलर्जी हो रही है। बिल्कुल। है ना। सोराइसिस में वैसा नहीं होगा, है ना। तो लेकिन जो भी है, डिटॉक्स करने से और सेल्फ लव की अफर्मेशन करने से उनको फायदा होगा। ओके, थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं मीना जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जैसे कि सर ने बताया कि आपको यदि एलर्जी है तो स्किन लेवल पर जैसे जब भी कोई समस्या आती है तो कहीं ना कहीं सर उसका जो गहरा संबंध हमारे शरीर में और भी बीमारियों से होता है। तो जैसा कि सर ने बताया आपको उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है और किसी चीज़ से आपको एलर्जी है या नहीं एक बार इसको भी ज़रूर आइडेंटिफाई करना है। इसको आइडेंटिफाई करके आप फिर से हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं और उसके लिए आप हमें अपना जो सवाल है इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है वेनिष्का जी का और इनका कहना है कि इनको जो प्रेजेंट में ब्लड प्रेशर जो है वो माइल्ड हाई है, तो उसके बारे में जानना चाहेंगी कि इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लें। बहुत खुशी की बात है, माइल्ड हाइपरटेंशन के केस में भी आप सोच रहे हैं कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। जनरली जब समस्या बढ़ जाती है, बड़ी हो जाती है, तब लोग जागते हैं, सजग होते हैं। किसी भी हेल्थ कंडीशन में शुरुआत में ही अगर हम उस पर काम कर लें तो उसको कंट्रोल करना इजी है, तो बहुत अच्छी बात है। अब आपका जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा हाई है, 138 है और इधर 87 है। वैसे एक बार के ब्लड प्रेशर से चीज़ें पता नहीं चलती है। आपको ब्लड प्रेशर की चार्टिंग करनी है। चार्टिंग मतलब डेली बीपी नापना है और लिखना है। 1 वीक में कितना ब्लड प्रेशर रहता है उससे आपको हिंट मिलेगा कि हाँ मेरा बीपी कितना ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है? टेंशन से होता है, मेनली टेंशन है। और फिर ब्लड वेसल्स के लेवल पे, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का जो फ्लो है वो चेंज होता है। तो पहली बात हम टेंशन को समझे, अपने लाइफ में टेंशन मत लिया करें, है ना। चीज़ों को समर्पण करने की आदत डालें। अध्यात्म में समर्पण का बहुत महत्व है। जो भी काम करें भगवान को याद करें, है ना। भगवान को, फिर जो सर्वव्यापी दिव्य शक्ति है वही तो जीवन को चला रही है। हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, ये हमारी टेंशन लेता है। अगर हम यह ध्यान रखें कि हम तो माध्यम हैं तो टेंशन नहीं आएगा। तो टेंशन को कम करना सीखना है, ये एटीट्यूड की बात है। प्रैक्टिस के रूप में आप योग निद्रा का प्रैक्टिस कर सकते हैं। योग निद्रा ध्यान से मिलती जुलती विधि होती है, लेकिन उसमें लेटकर हम शरीर के एक एक अंगों को रिलैक्स करते हैं। तो योग निद्रा से आपका टेंशन कम होगा, रिलैक्सेशन आएगा। जो ब्लड वेसल्स के लेवल पे बात है, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण तकलीफ होती है और ब्लड वेसल्स का जो नेचर है, उसकी मोटाई है, वो भी थोड़ी बहुत बदलने लगती है। तो यहाँ पर मामला है कि आप जितना सात्विक भोजन करेंगे, जितना आप फल और सब्जियां खाएंगे, है ना, उतना आपका ब्लड वेसल्स हेल्दी रहेगा। तो आपको भोजन में सात्विकता पे ध्यान देना है। जितना आप सीजनल और रीजनल फल और सब्जियां खा सकते हैं उतना आपका ब्लड वेसल अच्छा रहेगा। और टेंशन फ्री होना जब सीख चुके हैं तो फिर अपने आप को खुश रहना भी सिखाइएगा। जितना आप हैप्पी रहेंगे उतना भी हमारा ब्लड वेसल्स हेल्दी रहता है। खुश है, रिलैक्स है, ब्लड वेसल्स हेल्दी है तो बीपी जो है कंट्रोल में आ जाता है। सर क्या कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं इस पर काम करने के लिए? यहाँ पे चूंकि ये माइल्ड केस था तो मैंने यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट नहीं बताया था, लेकिन हाँ बिल्कुल जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ब्लड प्रेशर पॉइंट्स होता है हमारे हाथ पे, LI11 और LI10 होता है। तो उसको हम सिडेट करेंगे। सिडेट करने में हम लगातार दबाव दे के रखते हैं। ये बात है कि समझना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह से कर रहे हैं। अगर हम लगातार दबाव दिए रहते हैं तो ये सिडेशन है। तो LI11 को हमें सिडेट करना है, कंटिन्यूअस 1 मिनट तक दबा के रखना है। ऐसा दिन में 2 बार 3 बार करना है। दोनों हाथ में बारी बारी से करेंगे।
किसी दूसरे से करवाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। LI10 LI11 का आपको चित्र भी दिखाया जा रहा है, इसको समझ लीजिए, इसको फोटो खींच कर रखिए। आप दूसरों से भी करवा सकते हैं। अब तो वैसे विंटर शुरू हो रहा है तो अब तो नहीं हो पाएगा। समर के टाइम में आप यहाँ पर काला रंग लगा सकते हैं। अगर हम रंग लगाते हैं और वो कपड़ों से ढक जाता है तो वो कलर काम नहीं आता है। अगर वो एक्सपोज्ड है तो ही वहां पे कलर काम आता है। तो कोई बात नहीं, अभी आप सिर्फ दबाने का सजेशन एक्यूप्रेशर कीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन जब माइल्ड हाइपरटेंशन केस है ना, तो एक्यूप्रेशर से ज्यादा आपको माइंड की रिलैक्सेशन पे, योग निद्रा पर और अपने आप को खुश रखने पर ध्यान देना है। सर जैसे कि इनको माइल्ड हाई ब्लड प्रेशर है, तो क्या यहाँ पर सूर्य प्राण अधिक हो रहे हैं या फिर पृथ्वी प्राण, हम मतलब एनर्जी लेवल पर इसको कैसे देखें? हाँ, ये यांग एक्सेस है ना। सूर्य प्राण से जो ऊर्जा हमारे भीतर बनती है उससे मिलकर बढ़ रही है। तो जो यहाँ पे क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रभावित होता है। जो सूर्य की ऊर्जा आती है हमारे पूरे शरीर में फैलनी चाहिए। अब जो व्यक्ति टेंशन ले रहा है उसके शरीर में यांग प्राण जो है ना वो सिर में इकट्ठा हो रहा है, वो सिर के साथ साथ स्पाइन में, पीठ में इकट्ठा हो रहा है। तो अगर सिर को रिलैक्स कर लेंगे, अगर बैक रिलैक्स हो जाएगा, स्पाइन रिलैक्स हो जाएगी, तो यांग प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होती है। किसी पार्टिकुलर एरिया में, पार्टिकुलर नाड़ी में ऊर्जा इम्बैलेंस हो रही है। तो LI11 को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो वो कम होने लग जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं कि हमारे जो व्यूअर हैं अभी जिनका इस सवाल का जवाब आपने दिया, वेनिष्का जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम करेंगे और इसके साथ ही जो सर ने बताया एक्यूप्रेशर पॉइंट, उस पर काम करेंगे तो आपका जो माइल्ड सा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो भी कम हो जाएगा। और इसके साथ ही हम आपकी काफ़ी सराहना करते हैं क्योंकि अपनी हेल्थ को ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं और आपने ज़रा सी समस्या जब को बढ़ने लगी है तभी आपने उसको कंट्रोल करने के लिए कदम उठाया। तो कहीं ना कहीं आप अपने हेल्थ की ओर ज़्यादा सजग है और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इसी के साथ कि आपका ये जो ब्लड प्रेशर ज़रा सा बढ़ा हुआ है ये बहुत जल्दी ठीक हो जाए, इसी आशा के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सर अगला सवाल है त्रिशा जी का। इनका कहना है कि इनकी 13 साल की बेटी है जिनको एक्सट्रीम लेवल का ईयर पेन और ब्लॉक्ड ईयर की प्रॉब्लम है, फ्लाइट्स में ज़्यादा रहती है जिनको ये समस्या, और इसके साथ ही इनको इसकी वजह से जो पेन है इसकी वजह से नोज़िया और वॉमिटिंग की भी प्रॉब्लम रहती है। इसके साथ ही प्रॉब्लम ज़्यादा तब होती है जब उनको कोल्ड हो जाता है। प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है जब ये 7 साल की थी तब से, और उससे पहले से इनको कोई इशू नहीं था, एयरप्लेन में कोई इशू नहीं होता था। हमारे परिवर्तन का एपिसोड चल रहा है और उसमें लुई हे की टीचिंग्स पर हमने बात करी है। लुई हे ऐसा एग्जाम्पल अपने बुक में कोट करती है जिस परिवार में बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते हैं घर के इन्वायरमेंट के प्रति, कुछ ऐसा सिचुएशन है जिसको वो नहीं सुनना चाहते, जिसको वो नहीं झेलना चाहते, तो वो अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि उनको सुनाई देना बंद हो जाता है। छोटे बच्चों के मामलों में पेरेंट्स के प्रति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम उनको एक अनुकूल, एक शांत वातावरण प्रदान करें। बहुत सारे पेरेंट्स को ये बात थोड़ी समझने में थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन आपका बच्चा एक CCTV कैमरा होता है। आप क्या सोच रहे हैं वो कमरे में नहीं है, घर में नहीं है, फिर भी क्या आप बात कर रहे हैं वो भी वाइब्रेशन उस तक पहुंचता है। यहां पर बच्चे के नाड़ियों पर जो भी काम हो उससे ज्यादा जरूरी है कि घर में एक पीसफुल माहौल हो, घर के सभी लोग ध्यान करने की आदत डालें। और डॉक्टर ब्रायन वाइस की किताबें पढ़े थ्रू टाइम इनटू हीलिंग, तो वहां भी यह बात आती है कि छोटे बच्चों को जब बीमारियां होती हैं, छोटे बच्चे यानी कि 12 साल से कम, 15 साल से कम, जब तक कोई बच्चा अपना इमोशनल डिसीजन इंडिपेंडेंट रूप से लेना शुरू नहीं करता, और जनरली जो कि 12 साल के नीचे तो 100% आएंगे और बहुत सारे बच्चे 15 साल के नीचे वाले भी आएंगे और कभी कभी 18 साल के नीचे तक, तो इनकी इमोशनल बॉडी, इनका एनर्जी फील्ड, इनका माइंड सिस्टम वो पेरेंट्स से जुड़ा हुआ होता है। तो समस्या बच्चे में है, लेकिन अगर माइंड पे काम करने की बात आए, ऊर्जा पे काम करने की बात आए, तो पेरेंट्स पे अधिक काम करना है। यस, बच्चे को सुनने में तकलीफ हो रही है, माता पिता को काम करना है अपने ऊपर कि वो
अपने जीवन में कितने शांत हैं, अपने जीवन में वो कितने खुश हैं। क्या उनके जीवन में, उनके घर में कोई ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे बच्चा भागना चाह रहा है, जिससे बच्चा जिसको सुनने को अवॉइड करना चाह रहा है। उससे पहले तो अपने जीवन में आप ध्यान लेकर आए, ये इंश्योर कर ले कि शांति है। अगर आपको लगता है शांति है, रिजनेबली ओके लाइफ है, फिर भी हो रहा है, तो आप बच्चे से भी प्यार से बात कर सकते हैं, उसको कॉन्फिडेंस में लेकर कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे वो उसने अभी तक आज तक नहीं बताया, जो उसे फेस कर रहा है वो, लेकिन आपसे कंफर्टेबल नहीं है शेयर करने में। तो पेरेंट्स होना ना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का विषय है। हमारे समाज में यह बातें, सब अभी बातें नहीं सिखाई जाती है। बच्चे को तकलीफ होती है, अब हॉस्पिटल लेके पहुंच जाते हैं, शरीर के तल पे प्रॉब्लम है नहीं, तभी तो आप कई सारे ENT के पास गए फिर भी इलाज नहीं हुआ है। प्रॉब्लम बेसिकली माइंड के लेवल पे है, शांति के माहौल में है। हमें खुद शांत होना है और शांति का माहौल घर में बनाना है। चलिए मैं फिर भी आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ, इस पर थोड़ा काम करके देखिएगा। हमारे हाथ पे है TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट। TW2 और TW3 ये 2 पॉइंट में बता रहा हूँ। TW2 को सेडेट करना है और TW3 को टोन करना है। दोनों पे आप काम करें, इससे TW2 को थोड़ा सा दबा के रखें और TW3 को थोड़ा सा मसाज करें। दोनों हाथों में ये करना है। ट्रिपल वार्मर मेरिडियन हमारे कानों में जाती है। अगर ट्रिपल वार्मर मेरिडियन पे काम करेंगे आप तो इससे आपको हेल्प हो सकता है, लेकिन नाड़ियों पे जो भी काम करें उससे ज़्यादा जरूरी आप मन पर काम करें, अपने जीवन में ध्यान और शांति को लेकर आए। सर इस केस में और क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि छोटी सी बच्ची है, उनको इतनी तकलीफ हो रही है, तो जाहिर सी बात है माता पिता को पीड़ा तो होगी ही होगी। तो और क्या कुछ कर सकते हैं जिनसे उनकी जो समस्या हो उसमें थोड़ा जल्दी और थोड़ा ज़्यादा रिलीफ मिल सके? सबसे जरूरी तो मेडिटेशन ही है यहाँ पर, है ना। हम अपने आप को शरीर के रूप में देखते हैं, मशीन के रूप में दिखते हैं, और जो मेडिकल सिस्टम है वो तो सिर्फ मशीन के रूप में हमें दिखाता है ना, कि जब कोई जांचें कराई, एक्सरे कराई, तो उस मशीन में ये मशीन कैसा दिख रहा है, सिर्फ मशीन हम नहीं है ना। माइंड का रोल है, हम क्या क्या सोच रहे हैं, हर पल हर विचार हमारे स्वास्थ्य को बना रहा है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि कोई भी हम रैंडम सोचते हैं, कोई भी एक सिंगल थॉट भी हम यूं ही मजाक में बोल देते हैं, उससे भी हमारी किस्मत बन रही है, उससे भी हमारा स्वास्थ्य बन रहा है। तो हम एक भी लूज टॉक नहीं करेंगे, हम एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलेंगे। और जिस दिन हम इतने सजग हो जाएंगे, हेल्दी होना बहुत मुश्किल नहीं है। पेरेंट्स को समझने की जरूरत है माइंड बॉडी मेडिसिन, साइकोसोमेटिसिटी, हमारे मन से हमारा स्वास्थ्य कैसे बनता है, और इसके लिए हमारा परिवर्तन इस सीजन आ रहा है। हर फ्राइडे को शाम में 7:30 बजे हम करते हैं, तो वो रिकॉर्डेड आता है। यू कैन हील योर लाइफ पर चैप्टर वाइज उस पर बात किया गया है, आप उसको सुनिए और यू कैन हील योर लाइफ पढ़िए। कैसे हमारे विचार प्रभावित करते हैं हेल्थ को, वो सब बातें आ रही है। सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि हम कुछ चीज सुनना नहीं चाह रहे, कुछ चीज को स्वीकार नहीं करना चाह रहे। आपके जीवन में ऐसा कौन सा पहलू है जिसको आप स्वीकार नहीं करना चाह रहे, तो चिंतन कीजिए। बच्ची को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन पेरेंट्स को भी चिंतन करना है, ऐसा क्या है जो आप अवॉइड करना चाह रहे हैं। फोर्सफुली अवॉइड करने से नहीं होगा, समझकर जब आप अवॉइड करेंगे, डिस्कस करके कि यह ठीक नहीं है, यह पॉसिबल नहीं है, तो चीजें ठीक होगी। तो माइंड पर काम करना सीखना है। यू कैन हील योर लाइफ पढ़ना और हमारा परिवर्तन का एपिसोड देखिए, काम करना सीखिए। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं कि त्रिशा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और इसके साथ ही आप सब चीज़ों को समझने के लिए, जैसे कि सर ने बताया कि परिवर्तन सीरीज़ आप देख सकते हैं, लुई हे की किताब आप पढ़ सकते हैं। लुई हे की बुक है यू कैन हील योर लाइफ, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। आप इसको पढ़ें और समझें किस तरह से आपको अपने घर का माहौल रखना है और आपके बच्चे को कैसे स्वस्थ रखना है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सर आरती जी का। इनका कहना है कि इनकी मदर इन लॉ को चिकनगुनिया के साथ साथ ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, और अभी उनको चलने फिरने की सिचुएशन में नहीं है, वो चल फिर नहीं सकती हैं, सिर्फ अपना हाथ थोड़ा बहुत हिलाती हैं और बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं। किसी को जो भी उनसे मिलने आते हैं उनको रिकॉग्नाइज़ कर लेती हैं, पहचान लेती हैं, और इसके साथ ही गर्दन हिलाकर येस या नो में आंसर करती हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि इसको ठीक कैसे करें,
देखिए, हमारे पास कितने वैरायटी के सवाल आ रहे हैं। ऐसे भी सवाल आ रहे हैं जिनको अभी बीपी बस थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है और वो समझना चाह रहे हैं कैसे अपने हेल्थ को इम्प्रूव करें। और यहाँ पे ऐसे सीरियस केस भी आ रहे हैं जहाँ पर वो हिल भी नहीं पा रही हैं, इशारों में बात कर रही हैं, और वहाँ पे रिश्तेदार कुछ समझना चाह रहे हैं कि कैसे इनको हेल्प करें, कैसे इनको इम्प्रूव करें। तो चलिए, हर तरह के हमारे पास लोग हैं, अच्छी बात है। हर कंडीशन में अध्यात्म विज्ञान तो हेल्प जरूर पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे समझना है कि अब उनकी एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन हो गई है ना। तो जब भी कभी किसी व्यक्ति की एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाती है तो उसको सनलाइट में जरूर ले जाना चाहिए। आधे घंटे के लिए धूप दिखनी चाहिए। सूर्य के पास बहुत प्राण ऊर्जा है, और हम जो जीवन जी रहे हैं सूरज की ऊर्जा से ही तो जी रहे हैं। हम जो भोजन करते हैं, भोजन में सूरज की ऊर्जा है और पृथ्वी की ऊर्जा है। तो सूरज की ऊर्जा को हम डायरेक्ट भी लेना सीख सकते हैं, है ना। थोड़ा देर अगर हम बैठते हैं तो वो हमारे भीतर उसका प्रभाव होता है। सूर्य की प्रकाश को आधे घंटे के लिए हर दिन लेना है, यह बहुत हेल्प करेगा। फिर भोजन तो ऐसी परिस्थिति में कम हो ही जाता है, लेकिन फिर भी जो भोजन दे वो मिलेट्स का दे, मिलेट्स का खमीर दे। खमीर सुपाच्य भी होता है और हमारे हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। आप इनको गेहूं और चावल का कोई भी आइटम अवॉइड करें, ना दें। सीरियल हमारे शरीर के लिए, खासकर गेहूं और चावल, मिलेट्स को भी सीरियल कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन वो एक मोटा अनाज है, वो हमारे शरीर के लिए उतना अच्छा नहीं होता जितना 5 मिलेट्स होते हैं। तो 5 मिलेट्स का अगर खमीर आप देंगे तो वो शरीर को सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। सूर्य प्रकाश, खमीर के अलावा आप ग्रुप मेडिटेशन को ऐड कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति बेड रिडन है, उनके आसपास परिवार के सारे लोग एक साथ आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए ग्रुप मेडिटेशन में बैठिए। और जब आपका मेडिटेशन समाप्त हो जाता है, उसके बाद मरीज को किसी भी हाथ या पैर या सिर को टच करते हुए 5 मिनट के लिए फिर से बैठिए। पहले मेडिटेशन अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, और बाद में 5 मिनट बैठना ताकि वो कुछ ऊर्जा उठ पे जा सके। वैसे अगर कोई व्यक्ति खुद से मेडिटेशन कर सकता है तो उनको आप ऊर्जा ट्रांसफर ना करें, उनको खुद से ध्यान करने के लिए इंकरेज करना चाहिए। लेकिन अब जब यहाँ पर ज़्यादा मामला सीरियस हो चुका है कि अब वो अपनी हिल-डुल भी नहीं सकती है, इशारों से बात कर रही है, तो वहाँ पे थोड़ा फैमिली मेंबर ग्रुप मेडिटेशन से उनको हेल्प कर सकते हैं। ग्रुप मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा, ग्रुप मेडिटेशन शुरू करें। इसके अलावा और ज़्यादा चाहे तो पिरामिड का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं, अगर हमारे ऊपर पिरामिड हो तो हमारे भीतर ऊर्जा अधिक आती है। तो उनके बेड के ऊपर पिरामिड लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ पिरामिड लगाने से नहीं बात बनेगी, वहां पर ध्यान भी होना चाहिए। उसके नीचे अगर ध्यान में बैठेंगे तो उस पिरामिड में ऊर्जा आएगी, है ना। जो हम ध्यान में बैठते हैं उससे पिरामिड चार्ज हो जाता है और फिर वो ऊर्जा को खींचता रहता है। तो उनके नीचे, उनके सिर के ऊपर पिरामिड हो, और वहां पे कभी कभी आप मेडिटेशन भी कर लिया करेंगे तो पिरामिड से ऊर्जा बढ़ सकती है। सर, इसके अलावा और क्या कुछ कर सकते हैं उनके लिए, और कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि तकलीफ जैसे कि जाहिर है बहुत ज़्यादा है। हमने काफ़ी कुछ बात कर लिया है। अगर इसको करने जाएंगे, सूर्य रोशनी आधे घंटे के लिए देनी है, मिलेट्स का खमीर देना है ना, ध्यान में बैठना है, उसके लिए आधे घंटे से 1 घंटे का समय चाहिए। पिरामिड लगाना है, उसके लिए खर्च करना पड़ेगा, पिरामिड सेंटर पे पिरामिड मैन्युफैक्चरर से बात करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है ये 4 तरीके जो इतने कर लिए हैं, इसी में काफ़ी उनका एफर्ट जाएगा, काफ़ी टाइम जाएगा। अगर इतना भी कर लेते हैं तो काफ़ी हेल्प मिलना उनको शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं आरती जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे। और हमारी पूरी मंशा है, हमारी पूरी ऐसे प्रेयर्स हैं कि आपके जो सासू माँ हैं वो बहुत जल्द ही ठीक हो जाए, और इसके साथ ही संपूर्ण स्वस्थ होकर आप एक बार फिर हमें बताइएगा कि किस तरह का उनका स्वास्थ्य है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है प्रियंका जी का। इनका कहना है कि ये जानना चाहती हैं कि माइल्ड यूट्रस प्रोलैप्स को कैसे रिवर्स करें। यूट्रस प्रोलैप्स को, जो कि एक सर्जिकल बीमारी है, प्रोलैप्स में मेडिकल पैराडाइम में तो ये कहते हैं कि अगर कुछ हो गया है तो ऑपरेशन ही उपाय है। जो स्ट्रक्चरल गड़बड़ी हो गई है वो रिवर्स नहीं हो सकती। एनर्जी मेडिसिन में हम ऐसा नहीं मानते हैं। जिस ऊर्जा की कमी से प्रोलैप्स हुआ है, अगर उस ऊर्जा को शरीर में बढ़ा दिया जाए
तो जो डिस्प्लेसमेंट हो चुका है ऑर्गन का, यूट्रस का, वो वापस रिकोर्स होगा, वो अपनी जगह पे फिट हो जाएगा। और यहाँ पे ऊर्जा है स्प्लीन की ऊर्जा, मणिपुर चक्र। हमारे पेट पे बाईं तरफ अपर एब्डोमेन में स्प्लीन ऑर्गन होता है। अगर स्प्लीन ऑर्गन की एनर्जी को बढ़ जाए तो ये प्रोलैप्स ठीक होने लग जाएगा। स्प्लीन पर काम करना सीखिए, ध्यान के माध्यम से और एक्यूप्रेशर के माध्यम से। ये दो माध्यम स्प्लीन को मजबूत करने का है। इसके अलावा स्प्लीन को हम कमजोर ना करें। अगर हम जरूरत से ज्यादा भोजन करते हैं तो उससे शरीर कमजोर, उससे स्प्लीन कमजोर होता है। जितनी भूख हो उतना भोजन करें, बेटाइम पे भोजन न करें, रात में कम भोजन करें, दिन में मेन भोजन हो, सुपाच्य भोजन करें, तो इससे स्प्लीन जो है वो वीक नहीं होगा। मेडिटेशन से स्प्लीन को चार्ज करना और एक्यूप्रेशर से चार्ज करना। मेडिटेशन में बैठिए, मेडिटेशन के अंत में अपने स्प्लीन पर हाथ रखिए और भाव कीजिए कि मेरा स्प्लीन मजबूत हो रहा है, चार्ज हो रहा है, तो इससे स्प्लीन चार्ज होना शुरू हो जाएगा। एक्यूप्रेशर से स्प्लीन को चार्ज करना, तो स्प्लीन की जो नाड़ियां है उस पर sp3 sp4 सबसे अच्छे पॉइंट है। वैसे स्प्लीन मेडियम में 21 पॉइंट है, अब 21 जगह पे काम कर सकते हैं, लेकिन पहले शुरुआत तो 2 पॉइंट से ही आप कीजिए, sp3 से और sp4 से। बाएं पैर में ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैसे दोनों पैर में कर सकते हैं। sp3 और sp4 को मसाज करेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा। sp3 और sp4 जो है हमारे पैर के जो तलवे का जो गोरा हिस्सा है और ऊपर जो सांवला हिस्सा है उसके जंक्शन पे आता है। तो जंक्शन पे इस sp3 और sp4 को मसाज कीजिए। दिन में 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार मसाज करना है। पेशेंट खुद से भी मसाज कर सकता है और परिवार में दूसरे लोग भी कर सकते हैं। रेगुलर sp3 sp4 मसाज करेंगे, स्प्लीन मेरिडियन मजबूत होगी। स्प्लीन मेरिडियन मजबूत होगी तो स्प्लीन ऑर्गन मजबूत होगा, और स्प्लीन ऑर्गन जब मजबूत होगा तो ये प्रोलैप्स ठीक होने लग जाएगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। सर क्या इसमें कोई माइंड बॉडी कनेक्शन भी इसमें समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या कारण हो सकता है? माइंड बॉडी का कनेक्शन हर जगह पे। यहाँ पे कारण ये है, यह भाव कि मैं कमजोर हूँ, मेरे पास जितनी ऊर्जा होनी चाहिए, मेरे पास जितने संसाधन होने चाहिए उतने संसाधन नहीं है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान की तरफ से किसी भी आत्मा को कमजोर नहीं बनाया गया है। आत्मा के तल पे तो हम सभी अनंत हैं, हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा है। लेकिन अगर हम माइंड के तल पे ये मान लेते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मैं कमजोर हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, तो ये जो भी हम सोचने लग जाएंगे, मानने लग जाएंगे, हमारे लिए वो सच हो जाएगा। और मुहावरा भी है, किसी झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो झूठ भी सच लगने लगता है। तो हमने जो भी अपने शरीर के लिए, अपने आप के लिए जो भी हमने बार बार बोल लिया है, सोच लिया है, हमको लगता है कि वही सच है। सच का पता अभी हमें है नहीं। सत्य तो ध्यान में जाके पता चलता है, बिल्कुल, जो कि चेतना का सत्य है, आत्मा का सत्य है, शाश्वत सत्य है। तो ध्यान से पता चलना शुरू होगा कि मेरे भीतर कौन से नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है। और यहाँ पे बहुत संभावना है कि यह बात समझ होगी कि मेरे पास ये नहीं है, कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना सोचे मेरे पास ये नहीं है। भगवान देता तो है, हम उसका उपयोग करना जानते हैं कि नहीं जानते, है ना। तो ध्यान साधना के द्वारा हम वो उपयोग करना सीख सकते हैं। तो अपने जीवन में मेडिटेशन को लाइए, मेडिटेशन को बढ़ाइए। जब मेडिटेशन से बाहर आ चुके हो तो आईने में देखते हुए आप अफर्मेशंस कर सकते हैं कि आई एम ए डिवाइन सोल, आई एम ए डिवाइन बीइंग, मैं एक दिव्य चेतना हूँ, मैं एक दिव्य प्राणी हूँ, मैं एक दिव्य मनुष्य हूँ। और जो दिव्य होता है वो परफेक्ट होता है, परिपूर्ण होता है, संपूर्ण होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती है। तो कमी का भाव, लाचारी का भाव, बेचारी का भाव ये छूट जाएगा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं कि हमारे जो व्यूअर हैं प्रियंका, इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। प्रियंका, जैसा कि सर ने बोला, मैं भी आपको वही बोलना चाहूँगी कि आप पूरी तरह से समर्थ हैं, सक्षम हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं। तो कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। आपके पास जो संसाधन है, आप ये सोचिए कि वो किसी के पास नहीं होते हैं। कोई ऐसा पर्सन भी होता है कि जो संसाधन आपके पास है उसके लिए वो प्रेयर्स कर रहे होते हैं कि हमें भी ये संसाधन मिले। तो उसके लिए भी आप सोचिए कि उसके लिए भी जो भी आपके पास है उसके लिए भी भगवान का धन्यवाद करें, ईश्वर का धन्यवाद करें।
और इसके साथ ही अपने आप को सक्षम समझें। जो भी आप चाहती हैं जीवन में वो बिल्कुल आप पा सकती हैं। तो इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं और इन सब चीज़ों को अपनाएं। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सर जसमीत जी का। ये जानना चाहते हैं कि बच्चों की एपेटाइट इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात यह है ना कि हमने ऐसा मान रखा है कि हमें बहुत अधिक भोजन करने की जरूरत होती है। ध्यान के साधना को अपनाते हुए बहुत लोग ऐसा पाते हैं कि उनकी भूख धीरे धीरे कम होने लग जाती है। हमारा शरीर ऊर्जा पे चलता है, बात सच है, लेकिन ऊर्जा से भोजन से नहीं आती। ऊर्जा जो है वो गहरी नींद से भी आती है। ऊर्जा जो है वो ध्यान से भी आती है। ऊर्जा तो हम चारों तरफ वातावरण से अब्जॉर्व कर सकते हैं। हमारा शरीर जितना निर्बल होता है, हमारा मन जितना प्योर होता है, हम वातावरण से भी ऊर्जा ले पाते हैं। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट यह भी ठीक करने की जरूरत है, क्या जो हम भूख बढ़ाना चाह रहे हैं, क्या भूख बढ़ाने की जरूरत है ना। भूख ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि बच्चा हेल्दी कितना है, एनर्जेटिक और एक्टिव कितना है। मेन फैक्टर तो वो है। दूसरे साथ साथ वेट भी एक फैक्टर है। अगर उम्र के हिसाब से अगर वेट उसका ठीक है, अगर अंडर वेट नहीं है, तो भूख बढ़ाना जरूरी उतना जरूरी शायद ना हो। लेकिन फिर भी चूंकि आपने सवाल पूछा है तो आपको पॉइंट बताता हूँ भूख बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। हमारे पैर में, दाहिने पैर में, ये जो पॉइंट आएगा ये सिर्फ दाहिने पैर में होगा, ये ध्यान रखिएगा। हमारे भूख के लिए हमारे पेट में ऑर्गन होता है पैंक्रियाज। वैसे तो ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस, जो ये सिग्नल देता है कि हाँ भूख लगी है या मेरा पेट भर गया है। लेकिन हमारी बॉडी में इंटरनली होता है पैंक्रियाज। वही पैंक्रियाज जो डायबिटीज के कारण पॉपुलर हो गया है। पैंक्रियाज अगर अच्छा काम करेगा तो भूख ठीक लगेगी। वो पैंक्रियाज अच्छा काम करे, इसके लिए हमारे दाहिने पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने से आपको हेल्प होगा। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट स्प्लीन मेरिडियन का चौथा पॉइंट है। किसी भी एक्यूप्रेशर पॉइंट में जब नाभ और नंबर है, तो जो नाभ है वो नाड़ी को बताता है और नंबरिंग की शुरुआत से लेकर कितने नंबर का पॉइंट है। तो SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट लाल रंग से आपको दिखाया जा रहा है चित्र पे। इसको आप फोटो खींच के रखिए, इसको समझ के रखिए। दाहिने पैर में SP4 का मसाज रेगुलर रूप से किया करें। 2 मिनट के लिए दिन में 3 से 5 बार करना चाहिए। लेकिन छोटा बच्चा है, जितना करवा ले ठीक है। यहाँ पर रंग लगाना चाहे तो आप पीला रंग लगा सकते हैं। हल्दी, कच्ची हल्दी अभी आ रही है, कच्ची हल्दी को आप काट के बस उसको जस्ट रब कर सकते हैं। या स्टेशनरी स्टोर से पीले रंग का मार्कर आता है, हाइलाइटर आता है, इससे आप SP4 पे रंग लगा सकते हैं। तो SP4 को मसाज करने से, टोन करने से और वहाँ पे पीला रंग लगाने से SP4 एक्टिव होगा और इससे भूख बढ़ेगी। सर थैंक यू सो मच इस सवाल के जवाब देने के लिए। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगी, ये तो उन्होंने पूछा कि एपेटाइट को कैसे बढ़ाएं, तो लेकिन मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी कि बच्चों के लिए कितना खाना ज़रूरी होता है। क्योंकि ये नहीं है कि बच्चे कम खाएं या ज़्यादा खाएं, उनकी जो ग्रोथ हो रही होती है उसके हिसाब से उनको कितना खाना चाहिए, क्या क्या उनको कंज्यूम करना चाहिए। देखिए, बच्चे खुद से घर का जो भी मांग कर खाएं वो उन्हें खाना चाहिए। यहाँ पे ना हमें बहुत मैकेनिकल होने की जरूरत नहीं है कि कितना कैलोरी और कितना प्रोटीन चाहिए। हाँ, थोड़ा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बच्चों को भी थोड़ा अधिक होती है क्योंकि बनता हुआ शरीर है। तो प्रोटीन, घर की जिन भी चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, दालों में प्रोटीन होता है, आप दाल बच्चों को रेगुलर रूप से दिया करें, है ना। काउंट पे मत जाइए। बच्चा एक्टिव होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, दिमाग से तेज होना चाहिए, खेल में खेलने के लिए बिल्कुल एक्टिव हो, और ज़्यादातर बच्चे होते ही हैं। बच्चों के खेलने कूदने पर ध्यान रखिए, उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर ध्यान रखिए कि वो पढ़ाई करे, अच्छे से पढ़ाई करे और सीखने में जोर हो। जितना जितना उसके ब्रेन को स्टिमुलस मिलेगा उतना ब्रेन शार्प हो सकता है ना। फिजिकली एक्टिव हो, ब्रेन अच्छा काम कर रहा है, समझ रहा है, सीख रहा है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जितनी भूख लगती है नेचुरली, हाँ, बाहर का ना खाए। बाहर के बच्चे कुछ खाना पसंद करते हैं क्योंकि बाहर चीज़ें टेस्टी होती है। आप टेस्टी फूड घर पर बनाइए, है ना। जो भी टेस्ट उसको बाहर की चीज़ों में मिलता है वो अगर घर पे मिले तो बच्चे को बाहर और घर से मतलब नहीं होता है, उसको टेस्ट से मतलब होता है। तो अगर आप हेल्दी फूड को भी टेस्टी बना के देंगे तो वो लेंगे, खुशी से लेंगे। तो जितना बच्चा खुद से खाना चाहे, पुश हम जो से ज़्यादा जो करते हैं वो इतनी हेल्दी बात नहीं है। और इसके कारण से
बहुत सारे परिवार में बच्चे ओवरवेट होते हैं। ओवरवेट तो वैसे बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को मोटापा है, लेकिन बच्चों के केस में अगर ओवरवेट हो जाए तो ये तो बहुत ही चिंतनीय बात है। बच्चों को माता पिता इतना खिला रहे हैं कि वजन ज़्यादा हो जा रहा है। ज़्यादा खाने से कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता, कोई बच्चा स्वस्थ नहीं होता। जो खा रहे हैं वो पचना चाहिए, वो शरीर में लगना चाहिए। अगर शरीर में लगे तभी तो उसका महत्व है ना। तो शरीर में तब लगेगा जब बच्चा खेलेगा कूदेगा। तो खेलने कूदने पर ध्यान दें, और जब बच्चा खेल रहा है कूद रहा है तो भूख खुद में खुद लगेगी। खुद में खुद भूख लग रही है तो मांग के खाएगा। तो जो खुद से मांग के खाता है, उस अच्छे खाने की चीज़ों को घर में सामने रखे, वो बच्चे के रीच में रखे कि वो उसको थोड़ा देख ले, और जब हो तो उसको उठाकर खा सके। बहुत लोग जो चाहते हैं कि मेरे परिवार के बच्चे लोग ड्राई फ्रूट्स खाएं, आप ट्रांसपेरेंट बोतल में घर में सेंट्रल टेबल पे या इजीली रीचेबल जगह पे आप ड्राई फ्रूट्स रखिए। देखिए लोग खुद में खुद निकाल के खाते हैं, और वो आपका डिब्बा टाइम टू खाली होता रहेगा, है ना। हम ऐसे जो पुश करते हैं कि ये खाओ ये खाओ, अच्छी चीज़ें इजी रिच पे हो तो लोग खाते हैं, खाएंगे। जो से ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत लोग ना ज़्यादा क्वांटिटी को ही अच्छा मानते हैं। क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी, है ना। फिजिकल एक्टिवनेस, डायनेमिज्म, एनर्जी, उसका ध्यान रखिए। सर, इसके साथ ही मैं ये भी समझना चाहूँगी कि मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, कि जैसे कि कुछ ऐसी ड्रिंक्स होती हैं जिनको आप दूध में अगर डाल के बच्चों को दें तो वो क्लेम करते हैं कि बच्चों को ग्रोथ में और ज़्यादा फ़ायदा करेंगी, या बहुत ज़्यादा इस तरह से मार्केटिंग की जाती है कि ये मैंडेटरी ही है, इसको आपको देना ही देना है। तो उनके बारे में आपसे समझना चाहूँगी कि इन ड्रिंक्स का क्या करें, इस्तेमाल करें या ना करें? देखिए क्या है, जो फूड सेक्टर है या इनफैक्ट हर एक सेक्टर, वो बहुत सारी चीज़ों से इन्फिल्ट्रेटेड हो चुका है, जिसको एडवर्टाइजमेंट कर कर के पॉपुलराइज किया जाता है। इनफैक्ट एडवर्टाइजमेंट की जरूरत वहीं पर आती है जहाँ पे उसको पॉपुलर करने की जरूरत है। जिसमें क्वालिटी होता है वो खुद में खुद पॉपुलर हो जाता है ना। तो हमें एक्सटर्नल सप्लीमेंट की जरूरत मोस्टली नहीं होती। अगर कोई बच्चा जरूरत से ज़्यादा कमज़ोर ना हो, मतलब वजन के जन्म के समय वजन कम रहा हो, या उसका जितना उम्र है उतना वेट नहीं अचीव कर रहा हो, कभी कभी रेयर केस में ऐसा होता है, और ऐसा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, पुअर क्लास, पुअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास, उस क्लास में बच्चों को देखा जाता है ना। लेकिन तब तो फिर सरकार को एक्शन लेना पड़ता है, और फिर स्कूल्स में मिड डे मील का प्रोविजन चला कि बच्चों को भोजन दिया जाए, तो बच्चे इस कारण से स्कूल भी आते हैं। मिड डे मील में हेल्दी फूड, मतलब प्रोटीन, दालें वगैरह की, सब्जियों की व्यवस्था करी गई। जो गरीब परिवार होता है ना, उनके लिए हम लोग पढ़ा करते हैं पीएसएफ में कि उनको चिक्की खाना चाहिए। जो चिक्की होता है, चिक्की में मूंगफली है और गुड़ है, तो मूंगफली जो है वो प्रोटीन का सोर्स हो गया, और गुड़ जो है वो कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना। और मीठा बहुत बहुत बच्चे पसंद भी करते हैं। तो चिक्की एक न्यूट्रिशनली रिच कंपोनेंट है, फूड है। मूंगफली की बनी हुई चिक्की, चाहे वो गुड़ की ज़्यादा अच्छी है, वो अगर लिया जाए तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और कम मात्रा में एक अच्छा न्यूट्रिशन हमें मिल जाता है। तो जिनका अंडर वेट है खासकर वो, या जो चाहते हैं कम में ज़्यादा मिल जाए, वो ऐसा ले सकते हैं। फिर खिचड़ी, और खासकर खिचड़ी में घी डालकर, खिचड़ी में दालें हैं तो प्रोटीन आ गया। और घी जो है, अगर आपको डोट सोर्स से अगर आपने प्रोक्योर किया हो घी को, तो अच्छी क्वालिटी का घी मिल जाएगा। घी में जो फैट होता है वो कम क्वांटिटी में अच्छी कैलोरीज मिल जाती है ना। तो कोई बच्चा अगर कम भी खा रहा हो तो भी उसको सफिशिएंट कैलोरीज पहुंच जाएगी। तो खिचड़ी में घी डाल के ये खाया जा सकता है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की, किसी ड्रिंक की जरूरत ज़्यादातर केसों में नहीं होती है। घर का अच्छा भोजन बनाए, और जो अच्छा भोजन की बात होती है, मौसम के अनुसार से भी भोजन बनता है ना। जैसे विंटर आ रहा है तो विंटर में तिल अच्छा लिया जाता है, अलसी, तीसी, फ्लैक्स सीड, वो सीजन विंटर में चलता है। तो इन सभी का सीजन के अनुसार से अच्छे फूड का कंज्यूम करें, सप्लीमेंट को अवॉइड करें।
थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी जानकारी के लिए, इतनी सारी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो आशा करते हैं जसमीत जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ ही आप जब भी अपने बच्चे की डाइट की बात आए तो उन्हें जितना उनका मन करता है, जितना वो खाते हैं उतना खाने दिया जाए, और इसके साथ ही घर का खाना उन्हें ज़्यादा दिया जाए। जैसे कि सर ने बताया कि जब हम फोर्स करते हैं तो वो भी कहीं हद तक ठीक नहीं रहता। और इसके साथ ही जब बच्चे घर का खाना खाते हैं तो वो ज़्यादा हेल्दी भी रहते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि उनको मार्केट का जो बाहर का सामान होता है वो बना हुआ ना खिलाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें हाइजीन फैक्टर हमें देखना पड़ता है कि इतने हाइजीनिक वो बने हैं या नहीं। अब उसमें जो ऑयल यूज़ हो रहा है वो कैसी क्वालिटी का है, या जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं वो कैसी क्वालिटी के है। तो इन सब पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो क्यों ना जो बच्चों को चीज़ें पसंद है वो हम घर पर ही बनाएं, और वो अच्छे से बनाएं, टेस्टी बनाएं, जिससे बच्चे उसको खाएं। तो जैसा कि सर ने बताया कि आपको इन सब चीज़ों पर ऐसे ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे जितना मन से खाना चाहें उतना उनको खिलाएं। तो इसी के साथ बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कृतिका जी का। ये जानना चाहती हैं कि टाइफाइड फीवर के लिए कुछ एडवाइस चाहती हैं। देखिए, टाइफाइड फीवर हो या कोई भी फीवर हो, हमें यह समझना चाहिए कि फीवर हमारे शरीर में आता क्यों है ना। तो एक तो है कि चूंकि इन्होंने टाइफाइड का मेंशन किया है, तो टाइफाइड एक पैथोजन बैक्टीरिया से होने वाला फीवर है, माइकोबैक्टीरियम टाइफी बोलते हैं। उसकी बैक्टीरिया के नाम की जरूरत नहीं है वैसे। तो कोई बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो रहा है, तो कोई भी इन्फेक्शन शरीर में होता क्यों है यह समझना है। टाइफाइड फीवर हो या मलेरिया हो या कोई भी इन्फेक्शन वाला फीवर, इन्फेक्शन हुआ क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी कम हो गई। अगर इम्यूनिटी अच्छी हो तो इन्फेक्शन नहीं हो सकता। तो फीवर को हम कंट्रोल करें, ठीक करें, उससे पहले आप इस बात की फिक्र करें कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। अगर इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो टाइफाइड क्या, कोई भी इन्फेक्शन वाला फीवर नहीं हो सकता। इम्यूनिटी को समझने की जरूरत है, इम्यूनिटी पर काम करने की जरूरत है ना। इम्यूनिटी पर कैसे काम करेंगे? हम हेल्दी फूड लें, शाकाहारी सात्विक भोजन लें, घर का भोजन लें। जितना हम हेल्दी फूड लेंगे उतना हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। बाहर का फूड अवॉइड करें। जूस घर पे निकालना सीखिए, घर पे जूस निकाल के लीजिए। सब्जियों का जूस भी लेना चाहिए, मिलेट्स खाना चाहिए। फर्मेंटेड मिलेट्स अगर खाएंगे तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जौ, बाजरा, रागी के परिवार का 5 मिलेट्स आते हैं, बार्नयार्ड, कोदो, लिटिल, ब्राउन टॉप, फॉक्सटेल। ये 5 मिलेट्स के खमीर बनाकर लेना सीखिए। और यहां पर इम्यूनिटी के लिए अगर हम एक्यूप्रेशर पॉइंट पर जाना चाहें तो हमारे हाथ पे LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई और हमारे रिस्ट, इन दोनों के बीच में है। अगर हम LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करेंगे तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे दोनों हाथों में है, कलाई और रिस्ट के बीच में इस LU6 को मसाज करें। कितनी देर मसाज करना है? एक बार में 2 मिनट के लिए मसाज करना है। ऐसा दिन में 3 से 5 बार कलाई रिस्ट के बीच में इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करते हुए अगर आप अफर्मेशंस करना चाहे तो अफर्मेशन भी कर सकते हैं। देखिए, एक्यूप्रेशर को सिर्फ एक्यूप्रेशर के रूप में किया जा सकता है। और जब आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाता है, आपको याद रहता है, तो एक्यूप्रेशर के साथ साथ आप उसमें अफर्मेशंस को भी जोड़ देते हैं। तो एक्यूप्रेशर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। क्योंकि एक्यूप्रेशर जब कर रहे थे सिर्फ एनर्जी पे काम हो रहा था। अब जब आप अफर्मेशंस कर रहे हैं तो आपके माइंड पर भी काम हो रहा है। एनर्जी पे भी काम करे और माइंड पे भी काम करे, ज़्यादा फायदा होगा। इम्यूनिटी को बढ़ाना है, LU6 को मसाज करना है और अफर्मेशन बोलते रहना है। मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुश रहती हूँ। खुश रहेंगे तभी हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता तभी अच्छी होगी जब हम खुश रहेंगे। तो एक तो खुशी पर काम करना है। खुश रहने के बाद अपनी दिव्यता पर जुड़ना है। देखिए, अगर हम अपनी डिविनिटी को फील करते हैं तो डिविनिटी के पास कोई ऊर्जा की कमी नहीं होती है ना। जितनी भी ऊर्जा की जरूरत है, हम रात में जब सोएंगे या जब ध्यान में बैठेंगे तो हमारे शरीर में उतनी ऊर्जा स्वतः आ जाएगी, है ना। तो अपनी डिविनिटी के भाव को बढ़ाना है।
वो जो कि ध्यान में बैठने से आएगा। अफर्मेशन भी कर सकते हैं, मैं एक दिव्य चेतना हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य मनुष्य हूँ। आईने के सामने अफर्मेशन को कर सकते हैं, अफर्मेशन को डायरेक्ट कर सकते हैं। आईने में जब अफर्मेशन करते हैं तो अपनी आंखों को देखते हुए, क्योंकि हमारी जो आंखें होती है वो उसको कहा गया है विंडो ऑफ सोल, तो जब आप आंखों में देखते हुए अफर्मेशन करेंगे तो वो ज्यादा पावरफुल होता है। नहीं तो सिंपल अपने चेहरे को देखते हुए भी किया जा सकता है। और आईने के सामने हम कई बार जाते हैं तो कई बार अफर्मेशन अपने आप हो जाए करेंगे। एल्यूसिक्स एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए भी अफर्मेशन किया जा सकता है। एक्यूप्रेशर करेंगे, अफर्मेशन करेंगे, अच्छा भोजन लेंगे, अपनी ब्यूटी को जब आप बढ़ाएंगे तो टाइफाइड फीवर को या किसी भी दूसरे इन्फेक्शस फीवर को बहुत ईजिली अगर है तो ठीक कर सकते हैं, और अगर आप करते रहते हैं तो आपको भविष्य में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। तो अब बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। आखिरी सवाल जो है वो है जागृति जी का। इनका कहना है कि इनको थायराइड है जिससे वेट बढ़ता है वो वाला, और इनकी उम्र 66 है। तो ये चाहती हैं कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। थायराइड में देखिए, थायराइड पे तो ऐसा हमने पहले भी काफी बात करी है। बिल्कुल। हमारे विशुद्धि चक्र का रोल है ना, और विशुद्धि चक्र जो है वो हमारे कम्युनिकेशन बोलने से होता है। अगर हम सही ढंग से अपनी बातों को बोलते हैं, बोलना जानते हैं, तो थायराइड ठीक रहेगा। तो अपने बोलने पर काम करना, एक्सप्रेशन पे, अभी अपने मन की बात को दबाना नहीं है। तो अपने बोलने को बढ़ाए, थोड़ा खुश रहना सीखे, अपने बोलने की बातों को कहा करें। योगा के अंदर उज्जयी प्राणायाम से आप अपने आप को हेल्प पहुंचा सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम किसी योग प्रशिक्षक से मिलकर आप उज्जयी प्राणायाम सीख लें और उसको रेगुलर किया करें। मेडिटेशन में आप बैठेंगे, उससे भी आप अपने थायराइड को हील करने में फायदा पहुंचाएंगे। जब मेडिटेशन में आप बैठते हैं, आपके भीतर ऊर्जा उतरती है, और जब वो ऊर्जा हमारे थायराइड से गुजरेगी तो थायराइड हील हो जाएगी। तो ध्यान में बैठे, ध्यान के अंत में अपने थायराइड पे हाथ रखकर आप अफर्मेशंस करें। मैं अपने मन की बात को तुरंत बोलती हूँ, सही समय पर सही समय से अपने आप को व्यक्त करती हूँ। हमारा बोलने का ढंग, हमारा एक्सप्रेस करने का ढंग जब बेहतर होगा तो थायराइड ठीक होना शुरू हो जाएगा। सर यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि हम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तब ये समस्या सामने आती है। तो मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि इनकी उम्र 66 है, 66 वर्ष की है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बात करने के लिए भी कोई नहीं होता है इस उम्र में जैसे कि बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा होता है कि हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते। तो हम चिट्ठी लिख सकते हैं जी। पुराने जमाने में चिट्ठियाँ हुआ करती थी जी। समहाउ उसका प्रचलन कम हो गया है ना। अगर हम बात करना चाहें तो यह जो बात है कि हमारे पास कोई नहीं है, ये उतनी बड़ी समस्या नहीं है ना। अब हमारा है कि हमें उस पर्सन से ही बात करना है। हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास में कोई ऐसा हमें दोस्त मिल सकता है बिल्कुल, जिनके साथ हम अपनी बात कर सकते हैं। और अगर जिस व्यक्ति से भी बात करना चाहते हैं तो क्या है ना, अगर हमें बात करना सही ढंग से आता है तो हम कम समय में भी अपनी बातों को प्रॉपरली रख सकते हैं। क्या होता है, चूंकि हम बातों को ठीक से बोलना नहीं जानते तो हम ना अननेसेसरी बातों को करने लग जाते हैं, और जब अननेसेसरी बातों को करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति बोर होता है, परेशान होता है, और वो पीछा छुड़ा के भागना चाहता है। अगर हमें बात करना सही ढंग से आता है तो दूसरा व्यक्ति भी बात करेगा। हम जब बात करते हैं हम अपनी सुनाने के चक्कर में रहते हैं। हमें पहले दूसरों को सुनना चाहिए। बताओ तुम्हारा दिन कैसा निकला, तुम्हारा ऑफिस कैसा था, आज खुश थे, काम बना, दोस्त लोग कैसे थे, सब लाइफ ठीक चल रहा है। हम दूसरों से पूछे। हम बोलना ज्यादा चाहते हैं, हम सुनने का भी थोड़ा सा भाव रखें। जब दूसरों को हमने थोड़ा सुना और उसके बाद अगर हम अपनी बातों को बोलेंगे तो कोई नहीं भागेगा, है ना। हमें बिल्कुल बात करने की कला आनी चाहिए, और अपने जीवन में अच्छे दोस्त रखें जिनसे आप खुलकर बात कर सकें। वो हर जगह पे मिल जाते हैं, होंगे ही। देखिए दुनिया में जैसा आप चाहते हैं ना वैसे लोग आपको मिल जाते हैं। बात करने का ढंग हमें सीखना है, जो हमारे समाज में बहुत कम जगह पर है। ज्यादा बोलने की बात नहीं है, सही समय पर सही शब्दों में सही चीज बोलने की बात है।
बिल्कुल सही सर। हमको इस तरह से समझना है कि हम जब किसी से बात करना चाहते हैं तो हो सकता है कि सामने वाले पर्सन के मन में भी कुछ बातें चल रही हों, तो हम उसको भी समझें और अपनी भी कहें, जिससे कि एक बैलेंस बैठ सके और उनका भी मन हल्का हो और आपका भी। और जब इस तरह से हम बात अपनी कहना सीखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो ये जो विशुद्धि चक्रा है वो हमारा हील होने लगता है और थायराइड जैसी समस्याएं कम होने लगती हैं। जी, थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं जागृति जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप अपने ऊपर काम करेंगी, अपने विशुद्धि चक्रा पर काम करेंगी और इसके साथ ही आप थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेसिव बनाएंगी, बात करेंगी। आपके आसपास कई दोस्त आपके रहते हैं जिनको आप शायद कहीं ना कहीं भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में भूल जाते हैं, तो उनसे बात कीजिए, उनकी बात सुनिए और अपना जो लाइफस्टाइल है थोड़ा सा और हेल्दी कीजिए। तो इसी के साथ आज के एपिसोड में तो इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि आपके जो भी सवाल हैं आप वो सवाल हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सवाल भेजिएगा और अपने सवाल, आपको जो भी समस्या है उस सवाल को, उस समस्या को आप अपने शब्दों में लिखिए। आपको जैसे कि अगर थायराइड है, इन्होंने बताया, तो थायराइड के साथ में आपको उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, वेट बढ़ रहा है जैसे कि इन्होंने ये भी बताया, तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है वो भी आप ज़रूर लिखें। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। सर जाने से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ आए, हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो दर्शकों इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।